Welcome to Education Temple, your own learning platform. आज का सेशन The Age of Industrialization का पार्ट 4 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कभी सोचा आपने कि इंडिया में पहली फैक्ट्रीज आखिर खोली किसने थी? और सबसे बड़ा सवाल, इनको बनाने के लिए इतना सारा पैसा, मतलब इतना कैपिटल आया कहाँ से? यही मिस्ट्री आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बन जाते हैं डिटेक्टिव्स और ये हैं हमारे 5 क्लूज जिनको फॉलो करके हम पूरी कहानी समझेंगे। हम देखेंगे कि ये नई फैक्ट्रीज का सीन क्या था, इंडिया के पहले शार्क्स कौन थे, पैसा कहाँ से आ रहा था, गांव से वर्कर्स कैसे आए और ये जॉबर कौन था जो सबका बॉस बना बैठा था। रेडी हो? तो हमारा पहला क्लू है फैक्ट्रीज द न्यू सीन। सोचो जरा 1800s का इंडिया, शहरों में अचानक से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चिमनियों से निकलता धुआं, ये सब कहाँ से आ गया? चलो पता लगाते हैं। तो 1800s में पूरे इंडिया में फैक्ट्रीज खुलने लगी और इससे 3 बड़े सवाल खड़े हो गए। पहला, इनको बनाया किसने? दूसरा, इनको बनाने का पैसा यानी कैपिटल कहाँ से आया? और तीसरा, इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग कौन थे? इन्हीं 3 सवालों के जवाब में पूरी कहानी छिपी है। अब आते हैं अपने दूसरे क्लू पर, इंडियाज फर्स्ट शार्क्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम मिलने वाले हैं इंडिया के ओरिजिनल एंटरप्रेन्योर्स से, वो लोग जिन्होंने इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स खड़े किए। सबसे पहले आते हैं बंगाल से, द्वारकानाथ टैगोर। इनको आप चाइना ट्रेड का बादशाह कह सकते हैं। इन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करके जबरदस्त पैसा कमाया और उसी पैसे से 1830s और 40s में कई सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज शुरू की। क्या विजन था, सोचो। अब चलते हैं सीधा बॉम्बे। यहाँ हमें मिलते हैं पारसी बिजनेसमैन जैसे दिन शॉपटी और जे.एन. टाटा। इन्होंने चाइना के साथ ट्रेड और इंग्लैंड को कॉटन एक्सपोर्ट करके ढेर सारा पैसा बनाया और उसी कैपिटल से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स खड़े कर दिए। टाटा का नाम तो आज भी एक लेगेसी है ना? और फिर आते हैं मारवाड़ी बिजनेसमैन सेठ हुकुमचंद। इनकी कहानी भी चाइना ट्रेड से जुड़ी हुई है। इन्होंने भी वहां से कमाए हुए पैसे से 1917 में कलकत्ता में इंडिया की पहली जूट मिल शुरू की। तो एक चीज तो साफ है, इन सभी अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच का कॉमन कनेक्शन था चाइना ट्रेड। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने तीसरे क्लू पर, फॉलोइंग द मनी ट्रेल। कहते हैं ना, पैसा बोलता है। तो चलो देखते हैं कि ये कैपिटल आखिर आ कहाँ से रहा था और इसके पीछे का सिस्टम क्या था। तो ये थी वो मनी मशीन। स्टेप 1, ब्रिटिश लोग इंडिया से चाइना को ओपियम एक्सपोर्ट करते थे। स्टेप 2, इंडियन ट्रेडर्स इस ट्रेड में पैसा लगाते थे और माल पहुंचाने में हेल्प करते थे। स्टेप 3, इससे इंडियन ट्रेडर्स को तगड़ा प्रॉफिट होता था। और स्टेप 4, यही प्रॉफिट इंडिया में फैक्ट्रीज बनाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता था। एक पावरफुल साइकिल था ये। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। पावर का गेम बिल्कुल अजीब था। एक तरफ थे इंडियन इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे थे, मतलब कैपिटल दे रहे थे, और दूसरी तरफ थी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जैसे बर्ड हाइगलर्स एंड को, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल था। पैसा इंडियंस का, पर सारे डिसीजंस और मैनेजमेंट यूरोपियंस का। मतलब पैसा आपका पर दुकान हमारी वाला हिसाब था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश ने इंडियन मर्चेंट्स पर कई रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे थे। उन्हें यूरोप के साथ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी तैयार माल में ट्रेड करने से रोक दिया गया था। वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, ओपियम और इंडिगो ही एक्सपोर्ट कर सकते थे। इस वजह से उनके पास इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं बचे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्लू की तरफ, वर्कर्स फ्रॉम द विलेजेस। फैक्ट्री बन गई, पैसा आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, काम कौन करेगा? इन मशीन्स को चलाएगा कौन? साल 1901 में इंडिया में फैक्ट्री वर्कर्स का नंबर था 5,84,000। ये तो बस शुरुआत थी। नंबर बड़ा था, पर इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अलग लेवल का था। और अब ये देखो, 1946 तक ये नंबर बढ़कर हो गया 24,36,000, मतलब 45 साल में 4 गुना से भी ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया की इंडस्ट्रीज कितनी तेजी से ग्रो कर रही थी। तो ये सारे वर्कर्स आए कहाँ से थे? ज्यादातर तो आसपास के गांव से ही आते थे। जैसे बॉम्बे की मिल्स में आधे से ज्यादा वर्कर्स पास के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से थे। और ये लोग शहर में हमेशा के लिए नहीं बसते थे। फसल कटने या त्योहारों पर गांव वापस चले जाते थे। बाद में जब खबर फैली तो दूर दूर से, जैसे यूपी से भी लोग काम के लिए आने लगे। पर क्या नौकरी मिलना आसान था? बिल्कुल नहीं।
प्रॉब्लम ये थी कि नौकरी ढूंढने वाले जॉब सीकर्स हमेशा अवेलेबल जॉब से कहीं ज़्यादा होते थे। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का खेल था। और यही एंट्री होती है हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल क्लू की, द ऑल पावरफुल जॉबर। ये जॉबर कौन था? आप इसको समझ सकते हैं आज का HR, प्लेसमेंट एजेंट और लैंडलॉर्ड, सबका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। सिंपल शब्दों में जॉबर एक पुराना और विश्वासपात्र वर्कर होता था जिसे फैक्ट्री के मालिक अपने गांव से नए वर्कर्स लाने के लिए रखते थे। वो फैक्ट्री और गांव के बीच का एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज था। और जॉबर के पास ऐसी सुपर पावर्स थी जिनकी हर नए वर्कर को ज़रूरत थी। वो आपको जॉब दिला सकता था, शहर में रहने के लिए जगह ढूंढने में मदद करता था, ज़रूरत पड़ने पर पैसे उधार देता था और शहर में आपका बॉस और गाइड बन जाता था। एक तरह से वन स्टॉप सोल्यूशन था। लेकिन वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जॉबर के केस में विद ग्रेट पावर कम्स द डिमांड फॉर मनी एंड गिफ्ट्स। जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ी, इन लोगों ने पैसों और तोहफों की डिमांड करना शुरू कर दिया। पावर करप्ट्स, यू नो। तो चलो जल्दी से सब कुछ रीकैप कर लेते हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने ट्रेड से कमाए पैसे से फैक्ट्रीज बनाई, गांव से गरीब लोग काम की तलाश में शहर आए और इन दोनों के बीच में जॉबर एक पावरफुल मिडलमैन बनकर उभरा। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपको क्या लगता है उस जमाने के एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा जोड़ना या ब्रिटिश के बनाए नियम और कंट्रोल से डील करना? तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886334 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।